हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चों इसमें, इस चैप्टर में करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या बच्चों? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो होने का जो रेट होता है किसी वायर के थ्रू, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या? I इज इक्वल टू, सिंपली आप Q अपॉन में T भी लिख सकते हो, और I इज इक्वल टू क्या हो गया? dQ बाई dt भी। दो फॉर्मूले आप चार्ज के याद रहे इलेक्ट्रिक करंट के। एक और याद रखना, Q इज इक्वल टू NE होता है, तो ये NE अपॉन में T, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज कर रहे हैं? जब चार्ज कांस्टेंट हो, जैसे इस टाइप का चार्ज दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन जब चार्ज वेरिएबल हो, चार्ज टाइम पे डिपेंड कर रहा हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। जैसे इन दोनों क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है, तो पहले क्वेश्चन में चार्ज ये दे रखा है, बोला गया है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। तो आपको देखा चार्ज वेरिएबल है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, I इज इक्वल टू dQ बाई dt, यानी Q को T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए बच्चों? 4t, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए? -2, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाए? 0। तो इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल आ गया? 4t - 2, और t की जगह 1 सेकेंड डाल देंगे, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाए? 4 - 2, यानी कि 2 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। और बच्चों अगर इस वाले से हमें अगर करंट निकालना हो, तो सिंपली यहाँ में चार्ज स्केलर है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, I इज इक्वल टू Q अपॉन में T। तो I इज इक्वल टू Q क्या है? 40 माइक्रोकुलम, 40 इंटू 10 की पावर -6, और टाइम है 3 मिली सेकेंड, यानी 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3। तो बताओ बच्चों करंट कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40/3, और ये ऊपर चला जाए तो 10 की पावर -3 एम्पियर, यानी कि करंट आ जाएगा 40/3 मिली एम्पियर करंट आ जाएगा। इस केस में करंट कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी, और करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। 1 एम्पियर को अगर आपको डिफाइन करना हो, करंट 1 एम्पियर कब होगा? जब Q कितना हो? 1 कूलम, और टाइम कितना हो? 1 सेकेंड, तो करंट भी कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। तो आप बोल सकते हो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, देन करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों, एरिया अंडर IT ग्राफ हमें क्या दे देगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। जब भी IT ग्राफ दे रखा हो और आपसे इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस IT ग्राफ के अंडर में जो एरिया आ रहा है उसे निकाल लीजिए। जैसे हम इस केस में अगर हमें चार्ज निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? इस ग्राफ, ये जो IT ग्राफ के इसके अंडर में जो भी एरिया उसे निकाल लेंगे। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू B, तो ये कितना 8 इंटू में ये कितना 10, इस वाले पार्ट का एरिया हो गया, प्लस में ये रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू में बेस कितना हो जाएगा? 4, और हाइट कितना हो जाएगा? 10, तो ये हो जाएगा 80, अब प्लस में ये कट जाएगा 2, यानी कि 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 कूलम। इस केस में चार्ज कितना फ्लो होगा? 100 कूलम। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू इस चैप्टर का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। मतलब वो एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इनिशियल कंडीशन में जब वायर से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं होता, यानी इस पे बैटरी नहीं कनेक्टेड होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रैंडम मोशन में होते हैं, तो उस मोशन से ओवरऑल कोई करंट नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में जब वायर में हमने बैटरी नहीं लगाया है, तो उसका जो मोशन रैंडम होता है, और उसका ओवरऑल इफेक्ट से कोई भी करंट नहीं होता है, तो टोटल वेलोसिटी का सम क्या हो जाएगा? 0। कब? इनिशियल कंडीशन में। लेकिन जब वायर को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक मैनर में सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। उस वेलोसिटी का जो एवरेज वेलोसिटी का, उसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए अब इसका एक्सप्रेशन कैसे करेंगे? हम लेते हैं फर्स्ट वेलोसिटी। अब देखिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन कैसे करेंगे। सपोज करते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v1, सेकेंड की वेलोसिटी है v2, एंड सो ऑन, nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है vn। और हम जानते हैं बच्चों v किसके इक्वल होता है? v इज इक्वल टू u प्लस में at होता है, तो v1 किसके इक्वल हो जाएगा? u1 प्लस में at1। v2 किसके इक्वल हो जाएगा? u2 प्लस में at2,
एंड सो ऑन वी एन किसके इक्वल हो जाए, nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी un प्लस में a tn। और हम ये भी जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो एवरेज वेलोसिटी होता है, यानी इन सब का सम करके क्या कर देंगे, n से डिवाइड, यानी v1 प्लस में v2 एंड सो ऑन vn अपॉन में क्या कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, u1 प्लस में a t1 प्लस u2 प्लस में a t2 एंड सो ऑन un प्लस में a tn अपॉन में क्या कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे। तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा हमारे पास u1 प्लस में u2 एंड सो ऑन un, इसे एक साथ लिख दिया और बाकी सब में से एक्सेलरेशन कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा t1 प्लस में t2 एंड सो ऑन tn, और अपॉन में इसके भी n दे दिया और अपॉन में इसके भी n से डिवाइड कर दिया। तो देखो बच्चों अभी बताया इनिशियल कंडीशन में जो इनिशियल वेलोसिटी का सम होता है, ओवरऑल सम, वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होता है, ओवरऑल इफेक्ट उसका क्या हो जाता है, 0। तो ये पार्ट हो जाएगा 0। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आगे बच्चों ये वाला पार्ट हो गया 0, और हमारे पास क्या बचा, a इंटू में t1 प्लस में t2 एंड सो ऑन प्लस में tn अपॉन में n। ये और बच्चों ये t1 t2 t3 ये सब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है तो उसके दो कोलिजन के बीच में जो टाइम का गैप होता है उस टाइम को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और बच्चों ये t1 t2 t3 एंड tn ये सब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करता है तो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और ये अपॉन में n आ गया तो ये पूरी चीज क्या हो गई, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा a इंटू में ये हो गया टाइम का एवरेज, यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम टाउ से डिनोट करते हैं, बोलते क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, जहां पे टाउ क्या बताया बच्चों, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में जो टाइम का गैप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अगर जल्दी जल्दी कोलिजन होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम। अगर कोलिजन देर देर में होगा, धीरे धीरे से होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब हम ये भी जानते हैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन पे कितना लगेगा, F इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, Q इंटू में E इज इक्वल टू M इंटू में A। तो यहाँ से A किसके इक्वल हो जाएगा, Q इंटू में E अपॉन में M। तो A किसके इक्वल हो जाए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस का E, तो माइनस का E इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में M। इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके पुट कर देंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट फाइनल क्या आ जाएगा, A की जगह पे ये लिख देंगे, तो माइनस E टाउ अपॉन में M, और इस पे वेक्टर आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पे वेक्टर आ जाएगा। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब बच्चों ध्यान देते हो इसमें जो नेगेटिव साइन है वो क्या बता रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। अभी आपने डायग्राम में देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरह था पॉजिटिव की तरफ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर से सिंपली स्केलर फॉर्म में लिखे तो साइन हटा दीजिए, ई टाउ अपॉन में M। और एक रिजल्ट अच्छे से याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं माइनस का dv बाई डी आर, या सिंपली v बाई आर, या सिंपली v बाई एल, या सिंपली v बाई डी। ये सब हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस केस में यहाँ पर लेंथ L होता है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू v बाई एल, इसे किंग रिलेशन बोलते हैं। तो E की जगह आप लिख दो v बाई एल, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगा, E v टाउ अपॉन में M इंटू एल। अब इस पिक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया रॉड के बीच का, एंड का। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मोबिलिटी का फॉर्मूला। और आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख दीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, ई टाउ अपॉन में M। तो ये हो जाएगा ई
टाउ अपॉन में m, और ये e नीचे पहले से e कट जाएगा, तो मोबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो e टाउ अपॉन में m, ये आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मोबिलिटी का फॉर्मूला। तो मोबिलिटी आप देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो जब कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, और कोलिजन जल्दी जल्दी होगा तो जो रिलैक्सेशन टाइम है, दो कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम वो कम हो जाएगा। जल्दी जल्दी कोलिजन होगा तो दो कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम क्या हो जाएगा कम, और ये कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगा। उसी तरह से यहाँ भी टेम्परेचर क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो जाएगा तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, ये मोबिलिटी भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। हमने एक कंडक्टर लिया जिसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड किया गया है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है V। देखो बच्चों हम जानते हैं I किसके इक्वल होता है Q अपॉन में T। हमने N लेट कर लिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है N, और इस कंडक्टर ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक वॉल्यूम में N इलेक्ट्रॉन है तो AL वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ALN, ये हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन। ईच इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है E, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा ALNE, ये आ गया टोटल चार्ज Q। हमने टोटल चार्ज Q निकाल लिया ALNE। अब हम सिंपल फॉर्मूला जानते हैं, वेलोसिटी किसके इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इस केस में वेलोसिटी को आपको क्या ले लेना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों L अपॉन में T। तो यहाँ से T निकाल लीजिए, T किसके इक्वल हो जाएगा L अपॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टाइम भी आ गया और Q भी आ गया। अब ये दोनों आ गया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। I इज इक्वल टू Q अपॉन में T, Q की जगह लिख दीजिए ALNE अपॉन में T की जगह लिख दीजिए L अपॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऊपर चला जाएगा तो L से L कट जाएगा। ये आ गया रिजल्ट करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। I इज इक्वल टू NEA इंटू में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I इज इक्वल टू NEAVD। नेक्स्ट टॉपिक है, काफी आसान सा टॉपिक है, ओम्स लॉ। इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, किसी भी वायर के एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है बच्चों करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे अगर 10 वोल्ट हो और यहाँ पे 5 वोल्ट, और यहाँ पे अगर 100 वोल्ट हो और यहाँ पे 50 वोल्ट, तो इस वायर के एंड में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट का, और इस वायर के एंड में पोटेंशियल डिफरेंस क्या 50 वोल्ट का। तो करंट इसमें जो होगा वो कम होगा और इसमें करंट क्या होगा ज़्यादा। इसका करंट I1 है, इसका करंट I2 है, तो I2 क्या होगा ग्रेटर होगा I1 से। यानी जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा उस वायर में से करंट फ्लो होगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है करंट पासिंग थ्रू द कॉइल के वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा R, जहाँ पे R किसके इक्वल हो जाएगा V अपॉन में I। यही है बच्चों ओम्स लॉ कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट R को हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर। क्या बोला जाता है बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अब अगर हम ओम्स लॉ का छोटा सा ग्राफ बना लें तो ये क्या होगा वोल्टेज और करंट में क्या होगा डायरेक्ट रिलेशन आएगा, तो V और I में क्या आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आ जाएगा। और इसका स्लोप हमें क्या बता देगा, अगर हम इसका स्लोप निकालें इस ग्राफ का अगर स्लोप निकालें तो y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस यानी V अपॉन I, और V अपॉन I किसके इक्वल होता है रेजिस्टेंस के। तो अब VI ग्राफ के स्लोप से क्या बता सकते हो उस वायर का रेजिस्टेंस R, तो स्लोप हो जाएगा ये हमें रेजिस्टेंस बता देगा। तो उसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ओम्स लॉ पे कि ये V है और ये I है और दो वायर दे रखा है A और B, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो आपने देख लिया यहाँ पर जो V और I का ग्राफ जो का अगर स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा रेजिस्टेंस मिलेगा, जिसका ज़्यादा स्लोप उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो गौर से देखिए B का स्लोप क्या है ज़्यादा और A का स्लोपिंग क्या है कम, तो B का स्लोप ज़्यादा है तो B का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी RB क्या होगा ग्रेटर देन RA। और उसी तरह से अगर यहाँ पर V की जगह I लिख दिया जाए
और यहाँ पे v लिख दिया जाए, तो अब इस केस में जब आप स्लोप निकालेंगे, इस केस में बच्चों आप स्लोप निकालेंगे तो अब हो जाएगा I अपॉन में v, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो I अपॉन v रेजिस्टेंस के तो इक्वल नहीं होता है, 1 अपॉन r के इक्वल होता है। तो इस केस में स्लोप क्या होगा, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो a का स्लोप कम है तो a का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। तो इस केस में रेजिस्टेंस ऑफ a क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ b। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिक नाम से ही पता चल, रेजिस्टेंस यानी रुकावट। किसका रुकावट, चार्ज के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इट इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये जो रेजिस्टेंस है 2-3 बातों पे डिपेंड करता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी वायर का लेंथ जितना ज्यादा होगा तो चार्ज के फ्लो में उतना ज्यादा अपोज होगा। छोटा सा वायर होगा, छोटा सा लेंथ होगा, चार्ज आसानी से फ्लो हो जाएगा। तो छोटे वायर में रेजिस्टेंस कम, ज्यादा लंबे वायर में रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। यानी कि रेजिस्टेंस जो होगा वो लेंथ ऑफ वायर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसी तरह से अगर वायर पतला जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, दूसरा वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो इसमें से चार्ज आसानी से फ्लो हो जाएगा, लेकिन इसमें चार्ज को फ्लो होने में दिक्कत होगा। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा होगा तो चार्ज आसानी से फ्लो हो जाएगा, यानी इसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा, कम। यानी रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होगा बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा L अपॉन में A, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा रो L अपॉन में A। इस रो को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी। ये तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, और यहाँ पे रो क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। अगला टॉपिक यही होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम, और ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रेजिस्टिविटी। इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी को एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, याद रखना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आर किसके इक्वल था, रो L अपॉन में A। तो यहाँ से रो किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगा, RA अपॉन में L। जब हम क्या करेंगे बच्चों, वेन ए एरिया को रख दे 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ को रख दे 1 मीटर, ये दोनों 1 आ गया, तो रो किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल हो गया। तो आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, बट कब, पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन स्पेसिफिक पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी रेजिस्टिविटी के बच्चों, आप गौर से देखिए, यहाँ से रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर। तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इंटू मीटर। देखिए बच्चों काफी इंपॉर्टेंट नोट लिख दिया है कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी कि एक ही मटेरियल का छोटा सा वायर हो, मोटा सा वायर हो, कैसा भी वायर हो, उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। लेकिन अगर एक ही वायर का लेंथ का ज़्यादा कम हो तो उससे रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे 2 वायर है, दोनों कॉपर का है, एक का लेंथ है 100 मीटर, एक का लेंथ है 120 मीटर। तो मैं पूछूं किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस वाले वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी R2 क्या होगा, ग्रेटर होगा R1 से। लेकिन मैं आपसे पूछूं इसमें रेजिस्टिविटी किसका ज़्यादा होगा, तो आपका आंसर आएगा सेम, क्योंकि ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर, सेम मटेरियल, चाहे छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, ज़्यादा हो, कुछ भी हो, रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम। क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर तो डिपेंड करता ही नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मटेरियल का नेचर तो सेम है, कॉपर है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, ρ1 और ρ2 क्या होगा, इक्वल। ये केस 1 का हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, केस 2 की यहाँ पे बात करूं, एक एल्युमिनियम है और एक कॉपर, सेम लेंथ सेम एरिया का है, तो इस केस में क्या होगा, सबको पता है कॉपर गुड कंडक्टर है, तो जो गुड कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी रेजिस्टिविटी भी कम। तो इस केस में क्या होगा, R2 क्या होगा, R1 से कम होगा, और ρ2 भी क्या होगा, ρ1 से कम होगा। यानी कि सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस भी कम होगा और रेजिस्टिविटी भी कम होगा। और अगर हम बात कर लें थर्ड वायर का, दोनों एल्युमिनियम का है,
एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, दूसरे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 है। तो अगर हम रजिस्टिविटी की बात करें तो मटेरियल सेम हो गया तो रजिस्टिविटी तो सेम रहेगा। तो इस केस में ρ1 इज इक्वल टू क्या होगा, ρ2। दोनों वायर की रजिस्टिविटी सेम, लेकिन जिस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उसमें रजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो सेकेंड वायर का रजिस्टेंस क्या होगा, फर्स्ट वायर के रजिस्टेंस से कम होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो इसमें रेजिस्टेंस कम होगा, इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, VVI नोट। अगर ऐसा क्वेश्चन सब आए जिसमें आपसे बोलेगा किसी वायर का लेंथ खींच करके स्ट्रेच करके डबल कर दिया गया, ट्रिपल कर दिया गया, किसी वायर को प्रेस करके उसका लेंथ को हाफ कर दिया गया, तो इन सब केस में रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, R का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A। उनको ऐसा लगता है कि अगर लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ को ट्रिपल किया तो लेंथ को ट्रिपल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा। बच्चों ये गलत है। जब वायर को स्ट्रेच करते हैं ना तो लेंथ तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस पिक्चर में दो चीज़ वेरी करने लगता है। जब किसी वायर को स्ट्रेच किया जाए या कंप्रेस किया जाए तो लेंथ भी चेंज होता है और एरिया भी चेंज होता है। क्या चेंज नहीं होता, उस वायर का जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है। तो ऐसे केस में आप इस पिक्चर में वॉल्यूम लाओ, लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो और लेंथ का डिवाइड कर दो, तो R किसके इक्वल हो जाएगा, ρL² अपॉन में एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम। तो R इज इक्वल टू रो अपॉन में वॉल्यूम इंटू में क्या आ गया, L²। तो बच्चों अब ये पूरी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट। पहले गौर से देखो, सिर्फ रो कांस्टेंट था। जब वायर को स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो लेंथ भी बदलेगा और एरिया भी बदलेगा, तो दो वेरिएबल हो गया। लेकिन अब हमने पिक्चर में वॉल्यूम को इंट्रोड्यूस करा दिया, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। जब हम किसी वायर को खींचेंगे या कंप्रेस करेंगे तो रो भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट। तो अब डायरेक्टली क्या आ गया कि R किसके प्रोपोर्शनल हो गया, L² को। ये दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। जब किसी वायर के लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस उसका स्क्वायर टाइम हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम। यानी लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा, ना कि डबल। अगर किसी वायर का लेंथ 3 टाइम्स करेंगे तो रेजिस्टेंस उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उस वायर का 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। और हमने किसी वायर का लेंथ क्या कर दिया, कंप्रेस करके आधा कर दिया, तो रेजिस्टेंस घट के कितना हो जाएगा, 1/2 का आधा 1/4 टाइम्स हो जाएगा। याद रखिए, यानी कि अगर पहले रेजिस्टेंस 16 ओम था, अगर लेंथ को आधा कर दिया तो अब कितना हो जाएगा, 16 इंटू में 1/4, 4 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका एक्सप्रेशन सिलेबस में इसको रिजल्ट को याद रखना होगा। सीरीज में रेजिस्टेंस सिंपली ऐड हो जाता है, पैरेलल में ये फॉर्मूला आता है। और 2 रजिस्टर अगर पैरेलल में होता है, डायरेक्ट ये ना लगा कि आप ये लगाना R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। सीरीज में करंट सेम होता है बच्चों और वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग। V1 V2 V3 ये क्या होगा, अलग अलग होगा। तो V1 किसके इक्वल हो जाएगा, V1 हो जाएगा ओम्स लॉ से IR1 के, V2 किसके इक्वल हो जाएगा, IR2 के, और V3 किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू में R3। और पैरेलल के केस में क्या होता है, करंट बढ़ जाता है। इसमें करंट जाएगा I1, इसमें करंट जाएगा I2, इसमें करंट जाएगा I3। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वोल्टेज क्या रहता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस क्या रहेगा, सेम। तो I1 किसके इक्वल हो जाएगा, ओम्स लॉ से V अपॉन में R, तो V अपॉन में R1। I2 किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन में R2, और I3 किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन में R3। तो आसानी से आप करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं सीरीज और पैरेलल में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इसको एक बार ग्राफिकली बताऊंगा और एक बार थ्योरेटिकली बताता हूँ। थ्योरेटिकली वाले से न्यूमेरिकल आता है, इसलिए पहले थ्योरी वाला बता देता हूँ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों देखिए, इसमें आपको 2-3 बात याद रखना है। ये हमने 2 वायर लिया, एक का रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस है R0, और जब टेम्परेचर क्या था, T0। अब टेम्परेचर को इंक्रीज करके T कर दिया गया तो नया रेजिस्टेंस बढ़ करके क्या हो गया, R। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस होगा, मैं बेसिकली कंडक्टर की बात कर रहा हूं, तो जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस होगा यानी डेल्टा R जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल रेजिस्टेंस के। यानी जितना ज़्यादा इनिशियल रेजिस्टेंस होगा उसमें इंक्रीमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। कम होगा तो इंक्रीमेंट कम होगा, और ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो इंक्रीमेंट में जो रेजिस्टेंस में आएगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा।
और इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर का गैप होगा, डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस आएगा। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो डेल्टा आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर नॉट डेल्टा टी के, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, जहाँ पे अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो आपको ये रिजल्ट एकदम अच्छे से याद रखना है, आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये न्यूमेरिकल करने में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। ये है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस, या ये रेजिस्टेंस के लिए भी हो सकता है। और रेजिस्टिविटी की बात करो तो डेल्टा रो इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला बन जाएगा रेजिस्टिविटी के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जैसे जैसे चेंज होगा उसी तरह से रेजिस्टिविटी भी चेंज होगा। अब मैं बात कर लूँ माइनस डेल्टा आर क्या है, आर माइनस आर नॉट, और डेल्टा टी क्या है बच्चों यहाँ पे टी माइनस टी नॉट। डेल्टा आर क्या है, रेजिस्टेंस में डिफरेंस, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर में डिफरेंस। अगर मैं यहाँ से अल्फा की यूनिट पूछूं तो अल्फा की यूनिट क्या होगी, अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन में आर नॉट डेल्टा टी। तो ये रेजिस्टेंस तो कट जाएगा, तो अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगी, तो अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगी, पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन, वो आपको दे रखा होगा, ये हो जाएगा अल्फा का यूनिट। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। अब हमें ग्राफिकली एक्सप्लेन करना है इसे, तो मैं आपको यहाँ पे एक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखने वाला, रो इज इक्वल टू एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। बच्चों ये कहाँ था मैं बता देता हूँ। अभी मैंने रिलेशन ड्राइव किया था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये हमने ड्राइव किया था। तो I इज इक्वल टू एन ई ए, इसे प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। तो ये टॉपिक आप ऐसे समझ लेना, ये है प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, ई टाउ अपॉन में एम, और ई को हम क्या लिखते हैं अभी बताया था पीछे मैंने, वी बाई एल लिखा जाता है, तो ई को लिख दो वी बाई एल। तो I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ, और ई को लिख दो वी बाई एल। ये v को नीचे ले आइए, तो I अपॉन में v इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन में m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a बाई एल। देखिए v अपॉन आई क्या होता है, ओम्स लॉ से r इज इक्वल टू क्या होता है v अपॉन आई, तो ये उल्टा है, तो आप इसे उल्टा कर दीजिए, v अपॉन में i किसके इक्वल हो जाएगा, m अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ इंटू में l बाई ए। तो ये क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, r लिख सकते हो, और हम ये भी जानते हैं r किसके इक्वल होता है, रो एल बाई ए। तो r की जगह आप लिख दो रो एल बाई ए, तो एल बाई ए से एल बाई ए कट जाएगा। तो ये आ गया रो का फॉर्मूला m अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। ये ओम्स लॉ का प्रूफ भी है। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे रो इज इक्वल टू m अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। तो बच्चों देखो कंडक्टर के केस में क्या होता है, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो कोलिजन क्या होता है, जल्दी जल्दी, रैपिडली कोलिजन, जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगता है। अब कोलिजन जल्दी जल्दी होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। कोलिजन जल्दी जल्दी होगा तो जो टाइम इंटरवल होगा कोलिजन का वो घट जाएगा, यानी रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये रो टाउ क्या है, कम हो जाएगा। टाउ अगर कम हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू कम होगी तो ये रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो आप डायरेक्टली देखिए, इनडायरेक्टली देखिए क्या हो गया, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाता है या रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ कंडक्टर। तो इसका जो ग्राफ बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस बोल दो, और ये टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेशन आ गया, तो ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। बच्चों अब अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर के लिए, तो अगेन फॉर्मूला यही लिखेंगे, रो इज इक्वल टू एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। और सेमी कंडक्टर केस में क्या होता है, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो टेम्परेचर के ऐसे नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो सेमी कंडक्टर जैसे जर्मेनियम हो गया और सिलिकॉन, ये एग्जांपल है सेमी कंडक्टर का, ये इंसुलेटर की तरह होता है, ज़्यादा कंडक्टिविटी इसके अंदर होता नहीं। लेकिन जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जर्मेनियम सिलिकॉन जैसे सेमी कंडक्टर का कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। यानी एन जब इंक्रीज होगा तो रो क्या हो जाएगा, डिक्रीज।
तो इस केस में क्या हो जाएगा, रो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। यानी आप गौर से देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सेमीकंडक्टर केस में टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, रजिस्टिविटी या रजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा इस तरह से। अब हम बात करेंगे किसके लिए, अलॉय के लिए। तो अलॉय की जो रजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पर ना के बराबर डिपेंड करती है, यानी बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। तो आप ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल कांस्टेंट भी नहीं, इस तरह से बना सकते हो। जो अलॉय की रजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पर ना के बराबर डिपेंड करती है। नाइक्रोम हो गया, ये सब है, नाइक्रोम वगैरह के लिए, अलॉय के लिए रजिस्टिविटी क्या होता है, टेम्परेचर पर बहुत कम डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, देखिए ईएमएफ ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। बच्चों ईएमएफ क्या होता है, जो सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, जो आप मार्केट से बैटरी या सेल खरीद के लाते हैं, जो उसके ऊपर लिखा होता है कितने वोल्ट का, 20 वोल्ट का, 9 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का, तो वो उसका क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल, दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। यानी कि सेल में से कोई करंट खर्च नहीं हो रहा है, सेल में से जब कोई करंट नहीं निकल रहा है, तो उसके अक्रॉस जो ईएमएफ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो सेल का क्या कहलाएगा, ईएमएफ। जैसे इस केस में जो सेल का जो लिखा हुआ 20 वोल्ट, ये इसका ईएमएफ है। और नेक्स्ट क्या बच्चों, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब सेल क्लोज सर्किट में होता है तो उसमें से कुछ करंट पास होने लगता है, यानी सेल में से कुछ करंट खर्च होने लगता है, तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस लॉस हो जाता है। तो अब क्या होता है, सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ से थोड़ा सा कम हो जाता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल व्हेन सेल इज इन क्लोज सर्किट, यानी सेल में से कुछ करंट निकलने लगेगा तो सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से थोड़ा सा कम हो जाता है। उस थोड़े से कम पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और तीसरा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसकी वजह से रेजिस्टेंस जो ऑफर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसमें रिलेशन क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस में बच्चों वो देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए बच्चों, जब ये सेल क्या होगा, ओपन सर्किट में होगा, तो ओपन सर्किट में तो जो ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो भाई ईएमएफ होगा। जब एक क्लोज सर्किट में होगा, जब ये ओपन सर्किट में होगा तो ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 20 वोल्ट ही होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल। लेकिन जब ये क्लोज हो जाएगा, जब सबके सर्किट क्लोज हो जाएगा, तब इसमें से करंट पास होगा, और ये करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V है 20, R कितना हो जाएगा 18 ये, और 2 ये था 20, तो करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो अब अगर ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए, ए बी के अक्रॉस, तो ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, तो ए बी के अक्रॉस चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, एक ही बात है। तो मैं ऊपर से निकालता हूँ ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो आई इंटू में रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, तो आई तो यही सीरीज में, तो आई कितना रहेगा, 1 एम्पियर, और ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना, 18। तो अब कितना हो जाएगा, ये 18 वोल्ट हो जाएगा। तो 18 वोल्ट हो गया। जब ओपन सर्किट में था तो कितना था ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, 20 वोल्ट, और जब ये क्लोज सर्किट में आ गया तो कुछ घट के कितना हो गया, 18। यानी जो 2 वोल्ट है, ये जो 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। यानी कि I इंटू में स्मॉल r, I कितना था 1, इंटू में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या 2, तो 2 वोल्ट, ये जो 2 वोल्ट है ये इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया था। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, I इंटू में R। तो आप गौर से देखिए, सबसे ज़्यादा कौन है, EMF। तो आप ऐसे लिख सकते हो रिलेशन बना के, EMF को आप यानी यहाँ पे लिख सकते हो इस केस में 20 इज इक्वल टू 18 प्लस में 2, तो 20 क्या था, ईएमएफ ऑफ सेल, 18 क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और IR क्या था, ये 2 क्या था, इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस यानी IR। तो यहाँ से एक बेहतरीन सा रिजल्ट निकल के आ गया जो आपको याद रखना है। यहाँ से देखिए, V इज इक्वल टू E माइनस IR, E माइनस IR, जो कि V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E क्या है, EMF ऑफ सेल, I क्या है, करंट, और R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ बनाना में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, और दूसरा ग्राफ बनाना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के बीच में। पहले इसके बीच में ग्राफ बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या रिलेशन था,
V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें V और I के बीच में ग्राफ का बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस का R इंटू में I प्लस में E, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो आप गौर से देखिए ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू माइनस का mx प्लस में c। अब गौर से देखिए यहाँ पे स्लोप क्या हो गया नेगेटिव और y इंटरसेप्ट क्या हो गया पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे क्या होगा y इंटरसेप्ट, अगर इसमें y मान लो और इसे x मान लो तो देखिए y इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव पे कट कीजिए। स्लोप इसका नेगेटिव है बच्चों, तो आपको एंगल क्या बनाना होगा 90 से कम, तो ये बन जाएगा इसका ग्राफ। आप गौर से देखिए यहाँ पे इस ग्राफ में जो स्लोपिंग हो रहा है, इस स्लोपिंग का जो एंगल है वो 90 से क्या है ज़्यादा है, तो स्लोप क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो ये बन गया V और I के बीच में ग्राफ बन गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसका Y इंटरसेप्ट क्या बता रहा है EMF, यानी इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा EMF। और इस ग्राफ से जो स्लोप का पता चलेगा, स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे गौर से देखिए स्लोप किसको बता रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो इस ग्राफ के स्लोप से आप पता करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा EMF होगा। और दूसरा में V और R के बीच में ग्राफ बनाना है, तो मैंने एक सर्किट ले लिया, इसमें करंट क्या हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल का EMF है, तो I क्या हो जाएगा ओम्स लॉ से V अपॉन में R क्या हो जाएगा टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैंने इस रिलेशन में V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर में ये I डाल दिया। तो अब आप गौर से देखिए R के इंक्रीज होने से बच्चों देखो जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ये ओवरऑल क्वांटिटी, जब नीचे वाली क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगा डिक्रीज होगा। अब आप सोचिए V इज इक्वल टू ई माइनस आई, ई माइनस समथिंग, तो इस माइनस होने वाली चीज़ जब अगर कम होती है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों इंक्रीज है। सपोज कीजिए y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स है, और x अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा घटेगा, और ये अगर कम होगा ये कम माइनस होगा। अगर 100 में से कम वैल्यू माइनस होगी, कम वैल्यू माइनस होगी तो ये ऑब्वियस सी बात है ये इंक्रीज होगा। तो R ये वाली इस क्वांटिटी को घटने से ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज, और ये इंक्रीज हो गए कितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो सकता है EMF, उसके बाद तो बढ़ ही नहीं सकता। तो ये बढ़ते 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 क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू यानी EMF तक जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा सैचुरेट हो जाएगा। तो ये है ग्राफ किसके बीच का, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा EMF के इक्वल। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास किरचॉफ्स लॉ, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन में समझिए इससे आएगा ही आएगा। किरचॉफ्स लॉ में दो लॉ है, सबसे पहले पढ़ते हैं KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसे फिर जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है बच्चों, किसी भी जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट किसके इक्वल होगा बच्चों टोटल आउटगोइंग करंट। जैसे एक ये जंक्शन है, इस पे इनकमिंग करंट कौन कौन है I1 आ रहा है और I2 भी आ रहा है, तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट यानी कि I3 प्लस में I4। ये होता है KCL, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट एनी जंक्शन। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया है KCL को समझाने के लिए, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, ये यहाँ से 3 एम्पियर आता है। इनकमिंग कितना हो गया 2 और 3 5, तो आउटगोइंग कितना हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा 5 एम्पियर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 एम्पियर। अब इस जंक्शन में बात करें, ये 5 एम्पियर आ रहा है और जा कौन रहा है 1 एम्पियर और y एम्पियर, तो ये 5 एम्पियर इधर गया 1 एम्पियर, तो इधर कितना आ जाएगा 4 एम्पियर आ जाएगा। अब यहाँ इस जंक्शन पे बात कर लें तो इधर से 4 एम्पियर आ रहा है, इधर से भी 4 एम्पियर आ रहा है, तो आउटगोइंग कितना हो जाएगा, ये दोनों इनकमिंग हो गया 4 4, तो आउटगोइंग कितना हो जाएगा 4 + 4 8 एम्पियर क्या हो जाएगा आउटगोइंग करंट। अब देखिए बच्चों दूसरा लॉ क्या KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या फिर इसे लूप लॉ भी बोलते हैं। ये क्या कहता है इन एनी क्लोज लूप टोटल EMF ऑफ सेल क्या होगा बच्चों किसके इक्वल होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, यानी कि KVL क्या बोलता है टोटल EMF इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। इसको समझाने के लिए मैं 2-3 अच्छे क्वेश्चन लूंगा, आपको KVL एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें आपको साइन कन्वेंशन याद रखना होगा बहुत ही ध्यान से। साइन कन्वेंशन क्या है कि अगर लूप में आप करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको क्या लेना होगा प्लस का IR, और अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप लूपिंग कर रहे होंगे तो आपको लेना पड़ेगा
माइनस का IR। और सेल के केस में जब आप पॉजिटिव एंड से एंटर करेंगे, जब पॉजिटिव की तरफ से एंटर करेंगे लूप में, तो आपको लेना इसका EMF E है, तो आपको माइनस का EMF लेना है। और जब आप नेगेटिव की तरफ से एंटर कर रहे होंगे तो आपको EMF को क्या लेना, प्लस का E लेना। ये दोनों साइन कन्वेंशन आपको बड़े ध्यान से याद रखना होगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, KVL को समझने के लिए मैं 2-3 अच्छे क्वेश्चन लूंगा। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, हमें पावर निकालना 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। तो बच्चों पावर निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं I²R। तो R तो हमें पता ही है, तो किसी तरह से हमें इसमें कितना करंट पास हो रहा है वो निकालना होगा। तो सबसे पहला काम होता है KVL में, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो 2 सेल है तो एक करंट निकालो इस सेल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा सेल करंट निकालना, इसका नाम रख दो I1। तो बच्चों याद रखना ये I1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक I1 होगा, और यहाँ से निकाल दो I2। यहाँ से आपने निकाल दिया I2। अब ये I2 क्या होगा बच्चों, यहाँ से लेकर के I2 यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। अब यहाँ से आ रहा I1, यहाँ से आ रहा I2, तो दोनों मिल करके KCL के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, I1 प्लस में I2, इनकमिंग इज इक्वल टू आउट। इधर से I1 इधर से I2 मिल करके क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। अब उसके बाद आपको क्या करना है, लूपिंग करना है। 2 लूप दिख रहा है और आप लूप में किसी तरह से भी क्लॉकवाइज भी लूप घुमा सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी। लेकिन याद क्या रखना कि करंट के डायरेक्शन में आप लूप को घुमा दिया करो, ज़्यादा आसानी से फिर सॉल्व हो जाए। इसको इक्वेशन ए लूप 1 बना लो, और इसमें करंट का डायरेक्शन इधर है तो लूपिंग इसको इधर कर लो, तो लूप 2, दोनों लूप बन गया। अब दोनों में हम क्या अप्लाई कर देंगे एकदम अच्छे से, KVL। तो पहले लूप में करते हैं इन KVL इन लूप 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों लूप में KVL अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए इन लूप 1 KVL अप्लाई करते हैं, टोटल EMF इज इक्वल टू टोटल IR। तो आप इस लूप 1 में देखिए एक ही सेल है, और वो भी सेल के हम पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं। देखिए नेगेटिव टर्मिनल से, तो EMF को क्या लेंगे 12। EMF एक ही है तो आप इधर से हट जाइए, हो गया इधर EMF का काम हो गया। अब आते हैं IR यानी कि रेजिस्टेंस देखिए कितना है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे। आप गौर से देखिए करंट का डायरेक्शन भी यही है, गौर से देखिए, और लूपिंग का भी डायरेक्शन यही है। तो करंट और लूपिंग अगर सेम डायरेक्शन में रहा तो आपको प्लस का IR लेना है। तो प्लस का I क्या है, I1, और R क्या हो गया 2, तो प्लस का 2I1 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ गौर से इस रजिस्टर में भी आप देखिए लूपिंग इधर ही हो रही है और करंट का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, IR प्लस हो जाएगा। तो प्लस का I की जगह पे क्या लिखेंगे, I1 प्लस में I2, और R की जगह क्या लिखेंगे 4। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा 6I1 प्लस में 4I2 और इज इक्वल टू 12। 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3I1 प्लस में 2I2 इज इक्वल टू 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकेंड लूप 2 में क्या कर लेते हैं, इन लूप 1 इन लूप 2 टोटल EMF यानी KVL लगा देते हैं, टोटल EMF इज इक्वल टू टोटल IR। अब इस लूप में भी एक ही सेल है, वो भी हम नेगेटिव की तरफ से एंटर कर रहे हैं। तो नेगेटिव की तरफ से जब एंटर करेंगे तो हमें लेना प्लस का EMF, तो प्लस का EMF हो गया 6। और IR इस लूप में एक ही IR है, देखिए ये वाला बस है, रेजिस्टेंस एक ही है तो एक ही IR होगा। वो भी हम लूप भी इधर जा रहा है, करंट का भी डायरेक्शन इधर ही, तो प्लस का लेंगे I1 प्लस में I2 इंटू में 4, रेजिस्टेंस 4 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4I1 प्लस में 4I2 इज इक्वल टू 6। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2I1 प्लस में 2I2 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब गौर से देखिए सीधे सीधे इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में से जब हम सेकेंड को माइनस करेंगे 3I1 माइनस 2I1 क्या बचेगा, I1 बचेगा। ये इससे माइनस करेंगे कट जाएगा, 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू तो क्या आ गई 3 एम्पियर। अब इसमें पुट कर देते हैं I1 को, तो 3 2 जा 6, अब प्लस में 2I2 इज इक्वल टू 3। तो 2I2 की वैल्यू आ गई बच्चों कितना, माइनस का 3। तो I2 कितना हो जाएगा -3/2 एम्पियर। माइनस आए तो आपको घबराना नहीं है, माइनस का मतलब ये हुआ कि ये जो आपने करंट का डायरेक्शन अज्यूम किया ना इधर, ये इधर नहीं होगा बल्कि इसके अपोजिट होगा, तो उससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। I1 आ गया, I2 आ गया, तो हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना पावर इन 4 ओम। तो इसका करंट निकालो,
तो पावर इन 4 ओम निकालने के लिए करंट इन 4 ओम निकालना पड़ेगा, यानी कि I1 प्लस में I2, यानी 3 माइनस का 3/2 कितना हो जाएगा 3/2 एम्पियर। यानी पता चल गया कि 4 ओम रजिस्टर में कितना करंट पास हो रहा है 3/4 एम्पियर। तो पावर क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर इंटू में इसका रेजिस्टेंस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 9/4 इंटू 4 कट जाएगा, आ जाएगा 9 वॉट आएगा आंसर। यानी इस रजिस्टर में कितना पावर होगा 9 वॉट का। अब देखिए बच्चों, किरचॉफ्स लॉ को और अच्छे समझने के लिए मैंने एक और बढ़िया सा क्वेश्चन ले लिया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, जब बीई ब्रांच में कोई करंट ना हो तो आपको एडी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वीएडी निकालना। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप 3 मेथड से मैं आपको सिखाता हूँ करने का। सबसे इजीएस्ट मेथड, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सेकंड में 2 सेकंड में आंसर आएगा, वो है मेथड नंबर 1। आपको ये वाला और ये वाला ए और डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सबसे आसान तरीका, आप रास्ता बीच वाला ले लो ऐसे करके। इसके लिए आपको कोई करंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस रास्ते को चूज किया जो मैंने ये लिखा है। तो अब आप क्या करो, एडी के अक्रॉस केवीएल लगा दो। तो क्या होता है, टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल IR। सबसे आसान ये रास्ता है, टोटल ईएमएफ। तो जब आप टोटल ईएमएफ लिखेंगे ना, तो आपको एडी को भी मान लेना है कि एज अ एक पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी एज अ सेल मान लेना है। तो आपको ईएमएफ की तरफ वीएडी लिख ही देना। जब भी आप केवीएल पॉइंटों पे लगाएंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो आपको जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना वो ईएमएफ की तरफ ही लिख देना, वीएडी। और उसके बाद देखते हैं सेल, ए से डी चलो। तो ए से डी जब जा रहे हो तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से एंड कर रहे हो, तो आपको क्या लेना है, एंटर कर रहे हो तो आपको प्लस का 6 ना लेके क्या लेना है, माइनस का 6 लेना। फिर आप इधर चलिए, अब फिर से आप प्लस की तरफ से एंटर कर रहे हो, तो ए से डी जा रहे हैं ना, तो प्लस की तरफ से एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लेना आपको माइनस का 3। ये हो गया सेल का काम, इतना ही सेल है इस एडी के अक्रॉस, इज इक्वल टू IR। तो IR में एक ही रजिस्टर है, वो भी करंट 0 है, तो इधर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखो सबसे हलवा तरीके से आ गया, कितना वोल्ट आ गया 9 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा एडी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। यही पूछा गया था, 3 नंबर का क्वेश्चन था, इतना इजी। बट अगर आपको ये पूछ ले कि इस ब्रांच में करंट बताओ या इस आर की वैल्यू बताओ, और अगर आपको इसके अक्रॉस जाना हो वीएडी निकालने के लिए, तो आपको ऑब्वियस सी बात है इस ब्रांच का क्या चाहिए, करंट। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक लूप यहाँ से करंट निकाल दीजिए आई, यहाँ से आपने आई करंट निकाल दिया, ये करंट आई, इसमें तो कोई करंट है ही नहीं, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा 0, अब पूरा आई निकल जाएगा इधर। तो आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर दें, केवीएल अप्लाई कर दें और आई निकाल लें, फिर इस रास्ते से चल दें। तो यहाँ पे जब मैं केवीएल अप्लाई करूँगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें जब केवीएल अप्लाई करूँगा तो क्या लिखूँगा, टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल IR। अब इस लूप में गौर से देखो, 1 नहीं 2 नहीं 3 सेल है। तो अब इसको देखो, आप यहाँ नेगेटिव टर्म में लूपिंग ऐसे है ना, ऐसे करके लूपिंग है, तो नेगेटिव से एंटर कर रहे हैं तो आपको लेना प्लस का 6। फिर आप देखिए ऐसे इसके भी नेगेटिव से एंटर कर लेने हैं तो आपको लेना प्लस का 1। फिर आप लूपिंग देखिए इधर, इसके भी नेगेटिव से एंटर कर रहे हैं तो आपको प्लस का 3 लेना। ये हो गया टोटल ईएमएफ। टोटल IR देखिए, 1 रजिस्टर 2 रजिस्टर और 3 रजिस्टर, इसमें करंट के डायरेक्शन में तो 2I, इसमें भी करंट के डायरेक्शन में प्लस का 3I, इसमें भी करंट के डायरेक्शन में, लेकिन करंट 0 ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो कितना हो गया 5I इज इक्वल टू 10, यानी I की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। अब करंट निकल गया, तो अब आप AD के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस रास्ते से भी निकाल सकते, ये जो रास्ता बना हुआ है। तो यहाँ पे लगा दो KVL, मेथड 2 में KVL लगाएं। मेथड 2 में आंसर सब में 9 वोल्ट ही आएगा, जो आपको सबसे आसान लगेगा। ऑब्वियसली बात है बीच वाला रास्ता सबसे आसान है, लेकिन आप सीख लो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। टोटल EMF इज इक्वल टू टोटल IR। तो टोटल EMF इज इक्वल टू टोटल IR। आप चलिए किस रास्ते से चलना है, ऐसे, तो आपको इसकी तरफ VAD मैंने सिखा दिया, ये तो लिखना ही लिखना है। अब सेल देखो, A से D में जो जो सेल आएगा, नेगेटिव सेंटर कर रहे हो तो आपको लेना प्लस का 1। अब कोई सेल नहीं है, यहाँ तक पहुँचा, अब आ जाओ IR। कितना IR होगा, एक रजिस्टर ये रहा, I ये रहा, तो क्या हो जाएगा 2I। फिर एक रजिस्टर ये करंट ये, तो कितना हो जाएगा प्लस का 3I, और कोई रजिस्टर नहीं, तो ये हो जाएगा VAD प्लस 1 इज इक्वल टू 5I, और I की वैल्यू 2 है, यानी 5I की वैल्यू डायरेक्ट देखो कितना 10, तो 5I की वैल्यू हो गई 10। तो VAD अगेन कितना आ गया 10 माइनस 1,
9 वोल्ट आ गया बेटा। इस रास्ते से भी आप निकाले, सिमिलरली आप इस रास्ते से भी जाओगे तब भी आपका आंसर 9 वोल्ट आएगा। तो अगेन इस रास्ते से जाने के लिए आपको ये करंट तो पता होना चाहिए, साथ साथ आर भी निकालना होगा। तो आपको अगेन यहाँ पे KVL लगाना, उससे आर निकालना, फिर आप आसानी से इसके रास्ते से भी KVL लगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD निकाल सकते हो। तो ये आप खुद करके देखना।